आज हम क्लास 11 के यूनिट नंबर 8 का रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक का चूर्ण डालने पर ये कॉपर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। यानी इसमें ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। जैसे इसमें से कॉपर निकलकर यहाँ कॉपर एक अलग पदार्थ बना रहा है, जिसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है। यानी ऐसी अभिक्रिया बताए रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ होती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक के चूर्ण डालने पर ये जिंक सल्फेट बनाता है तथा ये कॉपर निकल आता है। यानी यहाँ से इसमें इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी यहाँ से जिंक के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है और कॉपर के साथ अपचयन हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है तथा अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण का पहचानने का कुछ नियम है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है। सबसे पहले कुछ इसका हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? या ऑक्सीकरण में सबसे पहले डालेंगे कि प्रारंभिक विचार, यानी पहले की शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था कि सबसे पहले कैसे कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। उनका पहला नियम था कि जिस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होता हो तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन यानी O2 का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। यानी इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीकरण का पहचानने का पहला नियम है कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके साथ ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके साथ ऑक्सीजन का योग होता है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। जैसे कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का जब योग करेंगे यानी आपस में मिलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यानी इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन का योग होता है, यानी योग हो रहा है, तो यानी ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे N के साथ O2 का जब अभिक्रिया कराते हैं तो NO2 बनता है। तो इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इस वजह से इसमें जो है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। आगे इसमें एक और समझ लेते हैं, S के साथ जब O2 का रिएक्शन कराते हैं तो SO2 बनता है। यानी इसमें भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यानी पहला नियम था कि जिस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होता हो तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और देख लेते हैं पहचानने का नियम। दूसरा नियम होता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग। यानी कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो सकती है जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। जैसे मान लेते हैं Fe के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन की 3 मात्रा यहाँ से इसका बना ले लेते हैं तो ये FeCl3 बनाता है, FeCl3 बना लेता है। यानी कि जो क्लोरीन है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यानी जितने भी आवर्त सारणी के जितने भी
अधातु होते हैं, यानी अधातु जितने भी होते हैं वो जो होते हैं ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। तो यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया दिखे जिसमें अगर अधातु, जैसे अधातु यानी ऋणात्मक धातु का योग होता हो तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें आयरन के साथ क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरीन जो है आयरन के साथ जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट क्लोराइड बना लेता है, जिसके चलते FeCl3 बन जाता है। तो यानी दूसरा नियम था, पहला नियम था कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, दूसरे में कि कोई भी ऐसी भी अभिक्रिया हो जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे जितने भी पीरियाडिक टेबल में और सारणी में जितने भी अधातु होते हैं सभी वो विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। तो ये विद्युत क्लोरीन अधातु होता है, जिसकी वजह से ये धातु के साथ क्रिया करके यानी इसके साथ जब मिलेगा तो मिलने के बाद यहाँ से विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग यानी जुड़ रहे हो, जिसमें भी विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये नियम हो गया। दूसरा इसका देख लेते हैं, जैसे FeCl3 Fe के साथ 3Cl2 की मात्रा लेने पर फेरस ट्राइक्लोराइड बन गया। फिर जैसे यहाँ पर Sb के साथ जब Cl का फिर रिएक्शन कराते हैं तो SbCl3 बन गया, यानी यहाँ भी Sb के साथ Cl यानी ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा है। यानी दूसरा नियम पहचानने का था कि इससे भी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा हो तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब तीसरा नियम देख लेते हैं, ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, H2S में जब आयोडीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलकर I के साथ जुड़ जाता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी इसमें से हाइड्रोजन जो है निकल रहा है। यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जो हाइड्रोजन निकलकर किसी अन्य तत्व के साथ जुड़े तो यहाँ पर बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर बाहर निकल जाता है। यहाँ I2 की मात्रा ले लेते हैं, यानी ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है और सल्फर यानी ये जो हाइड्रोजन जो है आयोडीन के साथ जाकर मिल गया है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन निकलकर किसी दूसरे के साथ जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम था जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। जैसे समझ लेते हैं कि इसमें अगर कोई भी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें H2S में H2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर अलग हो जाता है और जो आयोडीन जो है यहाँ H के साथ लग जाता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है, यानी यहाँ से निकलकर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो यह अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अगला पांचवा नियम होता है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में से धन विद्युतीय तत्व अलग हो रहे हो, यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें से विद्युत धनात्मक तत्व, जैसे आवर्त सारणी में जितने भी धातु होते हैं उन सभी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, यानी इनके पास जो होती है इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति होती है, इस वजह से ये विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से क्लोरीन निकलकर Cl के साथ क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है पोटेशियम के साथ, यहाँ पर यानी यहाँ पर KCl बना लेता है, KCl प्लस आयोडीन मुक्त कर देता है, यहाँ से KCl बना देता है और आयोडीन मुक्त कर देता है। यानी इसमें दो नियम का पालन हो रहा है, यानी एक दूसरा नियम बताए थे कि जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हों तभी भी ऑक्सीकरण, यहाँ से अगर कोई विद्युत धनात्मक तत्व निकल रहे हो तभी भी ऑक्सीकरण। यानी इसमें जो पोटेशियम होता है ये पोटेशियम धातु होता है, धातु होने के कारण इसमें से धन विद्युतीय तत्व निकलकर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, यानी इसमें से किसी तत्व में से निकल रहे हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसके बीच में ये अभिक्रिया
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये था पूर्व प्रारंभिक वैज्ञानिकों का मत। अब देख लेते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या मत था। अब देख लेते हैं आधुनिक अवधारणा, यानी कि पहले देखे कि प्रारंभिक अवधारणा वैज्ञानिकों का कुछ मत था, जिसकी वजह से पहला था कि जिसमें से ऑक्सीजन का योग होता हो, तथा दूसरा था धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, तीसरा हाइड्रोजन का निकलना, उसमें से चौथा पॉइंट में हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। ये 4 पॉइंट थे जो प्रारंभिक समय में वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था। अब देख लेते हैं आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा क्या होता है। पहला इसमें देख लेते हैं कि जब कोई भी अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता हो, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो उसमें वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब सोडियम के साथ जब इसको गर्म करते हैं, यानी विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो सोडियम जो है Na प्लस यानी A+ ये बताता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो यानी इसमें से प्लस यही बताता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जैसे इसके सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1s² 2s² 2p6 और 3s1, यानी इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, इसलिए यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जिसके वजह से इसमें हाइड्रोजन है, सोडियम क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो, इधर कोई चार्ज नहीं था, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे। अभिक्रिया के पश्चात जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों, तो वह अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लेते हैं Na सोडियम के साथ जब यहाँ पर सोडियम प्लस तथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, या इसको इधर भी भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से देखो मैग्नीशियम को जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mg2+ बनाता है, यानी ये M जब इसको गर्म करेंगे तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इसमें अगर कोई भी अभिक्रिया में से अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे 5वां नियम है कि अगर कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, यानी अगर कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता हो, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी है, ये सोडियम को ही ले लो, जब सोडियम को गर्म किए तो Na+ बना लिया। यहाँ इसके इधर था इसका आवेश 0, इधर आया जब सोडियम यहाँ से 0, यहाँ पर सोडियम को गर्म किए तो Na+ बना लिया। यहाँ इधर था 0, इधर आकर +1 बना दिया। तो ऑक्सीकरण का नियम होता है कि अगर कोई भी तत्व है, तत्व के ऊपर उनके ऊपर उपस्थित जो आवेश होते हैं वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो तत्व के ऊपर, किसी भी तत्व के ऊपर जो माइनस प्लस 0 जो भी इसके ऊपर आवेश होते हैं वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इधर सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो आवेश 0 थे। इधर आकर क्या हो गया, +1, यानी पहले इधर 0 था, इधर आकर +1 हो गया। यानी 6वां नियम देखें कि अगर कोई भी अभिक्रिया में जिसमें से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, यानी इधर ऑक्सीकरण में तो इसकी आवेश 0 था, इधर आकर +1 हो गया, तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये 6 नियम थे, देख लेते हैं। 6वां नियम है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। जैसे इधर जिंक के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 आवेश है, इधर 2+ बना दिया, यानी ये जिंक जो है, जिंक के ऊपर 0 से 2+, यानी यहाँ 0 आवेश था, इधर 2+ बना लिया, यानी ये इधर आवेश की संख्या बढ़ रही है।
तो बताया ऑक्सीकरण का नियम होता है कि किसी तत्व के ऊपर जो आवेश उपस्थित होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इधर 0 था, 0 से इधर 2 हुआ यानी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। इसमें देख लेते हैं यहाँ पर Pb यानी लेड के ऊपर 2 प्लस है, 2 प्लस के बाद इधर Pb 4 प्लस बना लिया, यानी पहले 2 प्लस था यानी 2 ऑक्सीकरण संख्या थी, इधर आकर 4 प्लस बना लिया, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। अब देख लेते हैं अपचयन। अपचयन को कैसे पहचानेंगे? ऑक्सीकरण का जस्ट विपरीत होता है अपचयन। पहला पढ़े ऑक्सीकरण का, जिसमें अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा हो। दूसरा, जब किसी में से विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकल रहे हों, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हों। तीसरा पढ़े हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो। चौथा पढ़े विद्युत विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना। पांचवा पढ़े जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो। और छठवा पढ़े जिसमें से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहे हो। अब देख लेते हैं अपचयन का नियम। इसमें भी प्रारंभिक विचार। पहला इसमें होता है जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ में से जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो तो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें से कॉपर COO है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यानी इसमें से जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो यानी इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निकल रहा है। निकलने के बाद जल बना रहा है, यानी कॉपर में से ऑक्सीजन निकलकर ये जल बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो तो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये ZnO है, इसमें हाइड्रोजन का कराएंगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकलकर जल के साथ जल बना लेगा, Zn अलग हो जाएगा, यानी इसमें से भी ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी यह अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया होती है। इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन, यानी उसमें ऑक्सीकरण में था विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है? निष्कासन, यानी बाहर निकल रहा है। जैसे इसमें FeCl3 है, इसके साथ H2S गैस का जब रिएक्शन कराते हैं तो FeCl2 और HCl प्लस सल्फर बनाता है, यानी इधर क्लोरीन था 3, इधर हो गया 2, यानी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यानी इसमें से ऋणात्मक जो होता है अधातु ऋणात्मक होते हैं, यानी इसमें से क्लोरीन निकलकर H के साथ जुड़ रहा है, यानी H के साथ जुड़ रहा है, यानी इसमें से विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन हो रहा है, निकल रहा है, निकलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो यानी इसमें से विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। तीसरा नियम देख लेते हैं। देखो, उसका नियम था कि जब कोई भी अभिक्रिया में से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें जो होगा हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता हो, यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसमें अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन अलग से है, यहाँ पर क्लोरीन है, जब इस क्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग करेंगे तो ये क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बना रहा है, यानी इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, किसके साथ? Cl के साथ, यानी हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो यानी अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया होती है। इसमें देखो H2 के साथ जब H का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़कर H2S गैस बना लेता है, यानी इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है। अगला नियम देख लेते हैं, चौथा, विद्युत धनात्मक तत्वों का योग, यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें विद्युत धनात्मक तत्व का योग हो रहा हो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे CuCl2, यानी कॉपर जो होता है एक धातु होता है, धातु है तो यानी धनात्मक होता है, यानी बताया कि जो धातु होते हैं, जितने भी और सारणी में धातु होते हैं वो सभी धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति होती है। तो ये धनात्मक तत्व हुए, धनात्मक तत्व निकलकर ये इसके साथ ये देखो ये भी कॉपर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यानी कॉपर इसमें क्या हो रहा है? योग हो गया, यानी इसमें जुड़ गया। इस कॉपर का इसमें क्या हो गया? पहले एक था, अब कितना हो गया? 2, यानी इसमें से योग हो गया,
योग होने की वजह से ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये HgCl2 पारा के साथ फिर उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Hg2 और Cl2 बन जाता है। यानी ये Hg यानी Hg पारा जो है एक धातु होता है जो इसका योग हो रहा है, यानी एक से कितना हो जा रहा है? 2। यानी जब किसी में विद्युत धनात्मक तत्वों का योग हो रहा है तो यानी ये अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लेते हैं इसका भी आधुनिक अवधारणा क्या था अपचयन का। इसका भी आधुनिक अवधारणा जैसे ऑक्सीकरण में था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन इसकी आधुनिक अवधारणा में इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। यानी ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता हो उसमें अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इनके बाहरी कक्षक में इसमें इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, योग होकर यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज दिखा दिया। यानी क्लोरीन के बाहरी इसका जो होता है बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। प्लस जो होता है जैसे बताया कि प्लस जो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस प्रदर्शित करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें क्या होता है? माइनस प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ इसमें Cl के ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन जब दिए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लिया है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ा है, यानी जुड़ रहा है तो यानी इसमें क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। सेम टू सेम इसके साथ जब सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो S/2 माइनस बनेगा। अब इसका अगला नियम देख लेते हैं। उसका 6वां नियम था कि ऑक्सीजन संख्या बढ़ रहा होती है, यानी इसका उल्टा वो होता है ऑक्सीजन संख्या जब इसमें घटे। जैसे यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 0 अवस्था इधर आकर माइनस हो गया, यानी पहले वो 0 यानी किसी का कर्ज नहीं लिया था, जब उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी 0 जब कोई कर्ज नहीं लिया था इधर आकर 1 रुपये मान लेते हैं कि कर्ज ले लिया तो क्या हो रहा है? उसका घट रहा है, यानी ऋणी हो गया। तो यानी 0 आवेश होने के कारण यहाँ पर 0 आवेश था, यहाँ पर माइनस हो गया, यानी 0 से माइनस में -1 हो गया। तो यानी इसमें से ऑक्सीजन संख्या क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि पहले कोई इस पर आवेश नहीं था, यानी किसी प्रकार का इस पर कर्ज नहीं था। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसी आवेश का क्या कर लिया? ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कर्ज ले लिया, कर्ज ले लिया तो यानी पहले कुछ नहीं था तो अब घट रहा है, यानी 0 से क्या हो गया? माइनस। जैसे इसमें देख लेते हैं Fe जो होता है 3+ से इधर 2+ बना लिया, यानी इधर 3 आवेश था इधर 2+ हो गया, यानी इसमें आवेश जो होते हैं कम हो रहे हैं, यानी इसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है। तो आज हम समझे कि रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को में ऑक्सीकरण तथा अपचयन को पहचानने का नियम देख लिए और नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।